नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लोकल के साथ साथ अब बेस्ट भी ये योजना बना रही है कि हर एक यात्रियों को यूनिवर्सल पास दिया जाए ताकि कोई भी बिना वैक्सीनेशन के सफर न कर पाए। अब बेस्ट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे के समान बसों में यात्रा करने के लिए यूनिवर्सल पास अनिवार्य होगा। ये फैसला शहर में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि और तीसरी लहर के उभरने के बीच आया है। इसके अलावा अपने नए दिशा निर्देशों में महाराष्ट्र सरकार ने केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को ही बेस्ट सहित सार्वजनिक परिवहन के साधनों में यात्रा करने की अनुमति देने की घोषणा की। इसलिए परिवहन निकाय उनके चलो ऐप को कोविन के साथ जोड़ने की व्यवस्था करेगा ताकि लोग अपना दोहरा टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड कर सके और आराम से यात्रा कर सके। इसका मतलब ये होगा कि पूरी तरह से टीका लगाए गए यात्री इस ऐप पर अपने प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं और बोर्डिंग से पहले इसे ले जाने और या कंडक्टर को हर बार प्रदर्शित करने की बजाय टिकट खरीद सकते हैं। बेस्ट के अधिकारियों ने कहा कि इससे हमारे चलो ऐप पर पेपरलेस टिकट और डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट खरीदने के बाद लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे और इस ऐप को अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। महाराष्ट्र पर अब ड्रोन अटैक का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, आतंकी ड्रोन अटैक, ये कुछ खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र में ड्रोन अटैक का खतरा, जांच एजेंसियों ने रिकॉर्ड की खुफिया बातचीत, पुलिस व्यवस्था हुई सतर्क। भारत के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन हमले की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन अब मुंबई और महाराष्ट्र में ड्रोन हमलों को लेकर बातचीत के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी मिलने के बाद पुलिस व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसा कोई ड्रोन हमला होता भी है तो हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी नहीं है। इस बात को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने स्वीकार किया है। आपको बता दें कि कम या बिना आवाज वाले ड्रोन्स का पता लगाना बेहद कठिन होता है। छोटे ड्रोन भी किसी बड़ी तबाही को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। ड्रोन के कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार से भी आसानी से बच जाते हैं। वहीं उड़ने के दौरान कम आवाज के कारण ड्रोन को डिटेक्ट भी करना आसान नहीं होता है। इसलिए अब भारत में भी एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की लगातार मांग की जा रही है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से केसेस कम हो रहे थे, जिसका कारण क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखी गई है। 16,420 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो 7 मरीजों ने जान गंवाई है। 14,649 लोगों ने आज कोरोना को मात दी है। मुंबई में रिकवरी रेट 87% है। वही एक्टिव मरीजों की संख्या 1,02,282 हो चुकी है। कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 56 है। जहां लगातार 3 दिनों से मुंबई में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, वहीं आज एक बार फिर से उछाल देखी गई है। वहीं राज्य में भी आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। 46,723 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 32 लोगों ने जान गंवाई है। 86 नए ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। अगर बात की जाए तो जिसमें से 21 मरीज मुंबई से मिले हैं। राज्य में अब कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर अगर कही जाए तो फिर 1,367 हो चुकी है। वहीं मुंबई में इसमें से 627 मरीज पाए गए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में जहां आज टेस्टिंग थोड़ी बढ़ाई गई तो मामलों में भी इजाफा साफ तौर पर देखा गया। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई के सीबीआई ऑफिस में कोरोना का आतंक। मुंबई के आर्थर रोड जेल में कोरोना की एंट्री। मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित। मुंबई के पुलिस कर्मियों पर कोरोना का वार। सरकार से लेकर अभिनेता तक पर कोरोना का साया। सड़कों पर फिर शुरू हुई पुलिस की पुलिसगिरी। मुंबई में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से कम हो रहे हैं, लेकिन मुंबई के हर गली में कोरोना का पसार हो चुका है। नेता हो या अभिनेता, पुलिस हो या सीबीआई, रेलवे कर्मचारी हो या बेस्ट के कर्मचारी, किसी को कोरोना ने नहीं बख्शा है। मुंबई में बीते कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोरोना की रफ्तार थम गई। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल
7 जनवरी जिस दिन मुंबई में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए थे, उस दिन मुंबई में 72,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई और अब जब 11 जनवरी को 11,000 मामले सामने आए, उस दिन महज 62,000 लोगों की टेस्टिंग की गई। यानी ये बात तो साफ है कि ये सारा खेल टेस्टिंग का है। जिस दिन टेस्टिंग ज्यादा होगी उस दिन मामले ज्यादा आएंगे और जिस दिन टेस्टिंग कम होगी उसका असर भी साफ तौर पर मामलों पर दिखेगा। टेस्टिंग कम होने के कारण हो सकता है कि आंकड़ों में कमी आ रही हो और कई लोग घर पर होम टेस्ट किट से अपनी जांच कर रहे हैं, जिसका बीएमसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए मुंबई में अब होम टेस्ट किट को बैन कर दिए गए हैं। मुंबई में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हो, बावजूद इसके लापरवाह नहीं होना है। टास्क फोर्स का साफ तौर पर कहना है कि ये हफ्ता मुंबई के लिए बेहद गंभीर होने वाला है। अगर ऐसे एक हफ्ते में मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई तो फिर समझिए हमने कोरोना से जंग जीत लिया है। लेकिन अगर मुंबई में कोरोना के मामलों में एक दिन भी उछाल आई तो समझिए कोरोना से अभी जंग बाकी है। न्यूज टेक्स्ट मेट्रो मुंबई। रेलवे ने रेलवे स्टेशन के आसपास के अवैध मकानों पर तोड़क कार्रवाई की है, जिससे कई लोग बेघर हो गए। आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों में इन दिनों पश्चिम रेलवे एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत रेलवे ट्रैक के किनारे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में पश्चिम रेलवे के तोड़क दस्ते ने रेलवे अधिग्रहित जमीन पर बनाए गए अवैध कई मकानों को जमींदोज कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार 11 जनवरी को कांदिवली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध तरीके से बनाए गए मकानों पर कार्रवाई कर उन्हें तोड़ दिया गया। रेलवे की इस कार्रवाई के चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए और सड़क पर आ गए हैं। वैसे तो रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें सर छिपाने की छत कहां मिलेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर बीते 20 सालों से ये लोग रह रहे थे। स्थानीय निवासियों ने रेलवे अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने घर खाली करने के लिए 24 घंटे तक का समय भी नहीं दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार शाम 4 बजे के आसपास उन्हें घर खाली करने की नोटिस रेलवे द्वारा मिली। नोटिस मिलने के बाद आनन फानन में उन्होंने घर खाली करने का प्रयास किया, लेकिन सामान पूरी तरह से घर से नहीं निकाल पाए। बावजूद इसके रेलवे के अधिकारियों ने उनके मकान को तोड़ दिया। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों और सरकारों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मकान के बदले मकान दिया जाएगा। बीजेपी का तरफ से बोल के गया शिफ्टिंग देगा। पहला हम लोग को 2002 में हम लोग तोड़ा था, वो टाइम पे बोला हम लोग को, कांग्रेस ने भी बोला दिया नहीं, बीजेपी ने बोला दिया नहीं। अभी कौन रेलवे की तरफ से किसी तरह की शिफ्टिंग की बात हुई थी? हाँ हो गई थी। रेलवे में MMRD में सब हम लोग हमारा डॉक्यूमेंट्स दिया, हम लोग को लीगली हम लोग को झगड़ा किया वो लोग के पास। यहाँ तक कि रेलवे प्रशासन द्वारा भी शिफ्टिंग का आश्वासन दिया गया था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर हमने रेलवे अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी किसी तरह का बयान देने से साफ इनकार कर दिया। बीते 20 सालों में तमाम राजनीतिक पार्टियों और सरकारों ने इन गरीबों को अपनी तरफ से आश्वासन दिया था कि इन्हें मकान दिया जाएगा, लेकिन आज तक इन्हें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं मिला। बीते 2 दशकों में कार्रवाई कर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाकर कई बार बेघर किया गया है। हर बार किसी तरह संघर्ष कर इन्होंने अपने लिए सर छुपाने के लिए छत की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से की है। वहीं एक बार फिर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई कर इन बेघरों को फिर से बेघर कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय प्रशासन और सरकार इनकी कोई मदद करती है या एक बार फिर ये लोग बेघर हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि बीते 20 सालों से ये लोग अवैध तरीके से कैसे रह रहे थे और प्रशासन की नींद आज तक क्यों नहीं खुली। रेलवे कर्मचारी भी क्या कर रहे थे। जब उन्होंने मकान का निर्माण किया तो इन्हें क्यों नहीं रोका गया। सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद क्यों नहीं दी गई। ये वो सवाल हैं जो पूरे सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। बेघर हुए लोगों ने एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार की तरफ से इन्हें कोई मदद
मिल पाती है या नहीं। तमिलनाडु से बच्चा चुराने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जहां एक 3 महीने की बच्ची को बेच दिया गया था। 11 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीपी रोड पुलिस ने बच्ची चुरा कर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 3 महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने दक्षिण मुंबई से 3 जनवरी को चोरी हुई 4 महीने की बच्ची को तमिलनाडु में 4,80,000 रुपए में बेचा था। 4 महीने की बच्ची का अपहरण कर उसे तमिलनाडु निवासी एक सिविल इंजीनियर के हाथों 4,08,000 रुपए में बेचने का ये मामला सामने आया है। वहीं वीपी मार्ग पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी को 50 वर्षीय अनवारी अब्दुल शेख नाम की एक महिला ने वीपी रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 4 महीने की बेटी को इब्राहिम अल्ताफ शेख ने अपहरण किया है। पुलिस ने इब्राहिम के खिलाफ अपहरण और मानव तस्करी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी जानकारी और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी इब्राहिम अल्ताफ शेख को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने करीब आधा दर्जन टीमें बनाकर सायन, धारावी, मलाड, जोगेश्वरी, नागपाड़ा, कल्याण और थाने स्थित मुंबई के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हुई पूछताछ में जानकारी मिली कि उन्होंने बच्ची को तमिलनाडु के एक व्यक्ति को 4,08,000 रुपए में बेच दिया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने मुंबई से 2 टीमें बनाकर उन्हें तमिलनाडु भेजा। वहां पर 3 से 4 जिलों में जब तलाशी अभियान चलाया गया तो ये टीम कोयम्बतूर से सेल्वनपट्टी इलाके से एक महिला और 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाने में कामयाब रही। तमिलनाडु से गिरफ्तार इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बच्ची को सेल्वनपट्टी में रहने वाले सिविल इंजीनियर आनंद कुमार नागराजन को बेच दिया था। पुलिस ने नागराजन को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी 2022 को वीपी रोड पुलिस स्टेशन में अनवरी शेख करके एक महिला आई और उसने ऐसा रिपोर्ट किया कि 4 महीने की एक बच्ची जो उसके पास थी और उसके किराएदार उसके पास छोड़ के गई थी, उसको इब्राहिम नाम के एक आदमी ने ये बोल के कि वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं लेके गया और वहां से उसके बाद वो वापस लौटा नहीं। ये घटना 27 तारीख की उसने बताई। 4 महीने की छोटी बच्ची का मुद्दा था, इस वजह से इमीडिएटली वीपी रोड पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 3/2022 सेक्शन 363, 370 और JJ एक्ट के तहत रजिस्टर किया और इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इस आधार पर वीपी रोड पुलिस स्टेशन की पार्टी तमिलनाडु गई और तमिलनाडु से उन्होंने वहां पे करीब 5 लोगों को अरेस्ट किया है। सारी चीजों की प्राथमिक जांच करने के बाद ऐसा पता चला है कि वहां पे एक डॉक्टर थे, जो डॉक्टर ने जो है डॉक्टर के पास एक कपल था जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने उनसे ऐसे बच्चों के लिए रिक्वेस्ट किया कि बच्चे अगर कहीं से कोई बच्चा हो पाए अरेंज तो बताएं। उन्होंने ही सजेस्ट किया और उसके बाद उन लोगों ने ये तमिलनाडु के लोगों से जो इस सरोगेसी और IVF के मैटर में इन्वॉल्व थे इनकी मदद ली। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी इब्राहिम शेख अपहृत बच्ची की मां के साथ लिव इन रिलेशन में था। इसलिए इब्राहिम ने पुलिस के सामने दावा किया कि वो बच्ची का पिता है। इसलिए पुलिस अब इब्राहिम शेख का DNA टेस्ट कर उसके दावे की जांच करेगी। हालांकि जिस महिला यानी बच्ची की मां ने शिकायत की थी वो अब खुद गायब बताई जा रही है। पिछले 1 दिसंबर से शिकायत के बाद वो कभी सामने नहीं लौटी है। मां की अनुपस्थिति में पुलिस ने बच्ची को कल्याण सुरक्षा समिति के आदेश पर बच्चों के लिए पंजीकृत एक संस्था को भेज दिया है। अब पुलिस ने एक नई वसूली का टारगेट दिया है, जहां रोजाना 100 ऐसे लोगों को टारगेट करना है, यानी कि 100 ऐसे लोगों को पकड़ना है और उनसे जुर्माना वसूल करना है जो कि मास्क नहीं पहनते। मुंबई में पुलिस वाले को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने वाला मामला ज्यादा पुराना नहीं है, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। वसूलीबाज सचिन वाजे भी अभी सलाखों के पीछे ही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को लंबे अरसे खुद अपने ही पुलिस से बचते फिरना पड़ा है, ये सब जानते हैं। अब एक बार फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने अपने पुलिस वालों को वसूली का फरमान जारी किया है। हर पुलिस स्टेशन को रोजाना 100 ऐसे लोगों से वसूली करना है जो बगैर मास्क लगाए घूमते नजर आए। कानूनी जुबान में इसे जुर्माना कहा जा रहा है, जिसके लिए मुंबई के सभी 94 पुलिस स्टेशनों को बाकायदा टारगेट दिया गया है। पुलिस के फरमान के बाद अगर वसूली का हिसाब लगाया जाए तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आता है। इसके बाद दबी जुबान में लोगों की बातों का दौर भी शुरू हो गया है।
मुंबई के 94 पुलिस स्टेशनों में रोजाना 100 लोगों से वसूली के आदेश मिलने से ये आंकड़ा 9,400 और इसमें जुर्माने की राशि 200 रुपए से मल्टीप्लाई करने से ये राशि रोजाना 18,80,000 हो जाती है। मतलब पुलिस वाले रोजाना 18,80,000 वसूलेंगे। मतलब हर महीने 5,64,00,000 रुपए वसूला जाएगा। हालांकि ये राशि मुंबई पुलिस की वेलफेयर निधि में खर्च की जाएगी। समाज के इस तबके द्वारा इस पहल को अच्छी भी मानी जा रही है, लेकिन पुलिस वालों को रोजाना का टारगेट दिए जाने से लोग नाराज भी हैं। वसई विरार महानगर पालिका अब एक्शन में आ चुकी है। मास्क न पहनने पर अगर आप दंड नहीं देते हैं यानी जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपसे बीच सड़क पर उठक बैठक करवाया जाएगा। वसई विरार में पुलिस ने निकाली नई तरकीब। वसई विरार में मास्क न पहनने वालों को दिया जा रहा दंड। जुर्माना नहीं भरने पर दी जा रही उठक बैठक की सजा। मास्क न पहनने पर 200 रुपए का दंड नागरिकों को भरना पड़ता है। ये नियम राज्य सरकार द्वारा ही लागू किया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को काबू में लाने के लिए और इसके साथ साथ लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए मनपा लगातार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक मास्क लगाना बताया जाता है। कई आदेशों और गाइडलाइंस के बावजूद नागरिक लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं और ठीक तरीके से मास्क नहीं पहनते हैं। वहीं अब वसई विरार पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नई तरकीब अपनाई है। जो लोग मास्क न पहनने पर दिए जाने वाले जुर्माने को भी नहीं देते हैं, अब उनसे पुलिस उठक बैठक करवाती है। हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने खुद वसई विरार में जाकर इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। कुछ लोग होते हैं जो मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं, साथ ही उसके सजा के तौर पर 200 रुपए का जुर्माना भी नहीं भरते हैं। अब उन लोगों को सबक सिखाने के लिए वसई विरार पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 10 दिनों से वसई विरार में एक बार फिर संक्रमण की तेजी आ गई है कोरोना की। इस वजह से वसई विरार में पालिका में इस वक्त यहाँ पे मैं हूँ तुलिंज पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि इनको फ़ाइन मारा जा रहा है। लेकिन इनको फ़ाइन की जगह अगर इनके पास पैसे नहीं है वहाँ इनको दंड देने पड़ेंगे। दंड की जगह 200 रुपये का फ़ाइन है, वो फ़ाइन देने की वजह से नहीं है तो इनको 5 बार उठक बैठक कराया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लोग हैं कि तो मास्क नहीं पहने हैं। तो अब वसई विरार के लोगों को मास्क ठीक से पहनना पड़ेगा, वरना उन्हें पुलिस बीच रास्ते ही उठक बैठक करवाएगी। पक्षियों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पक्षियां आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रही हैं। ये पक्षी शायद अपनी जुबान में किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आईपीएस दीपांशु काबरा द्वारा ट्विटर पर शेयर किया वीडियो अब तक हजारों में शेयर किया जा चुका है और हजारों लोग द्वारा इसे पसंद किया जा चुका है। आप भी सुझाएं किस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे ये बेजुबान? कोरोना की तीसरी लहर या यूपी चुनाव पर? आज कौन सा भाजपाई पार्टी छोड़ रहा है? गोवा में देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद क्यों पड़ी पार्टी में फूट? शरद पवार के पीएम बनने पर चर्चा हो रही है या सीएम उद्धव ठाकरे के फिर कब सीएम का चार्ज लिए जाने पर बात, या फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर मंथन किया जा रहा है? आप भी अपने मजेदार कमेंट्स भेजिए और इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को भी सोचने दीजिए कि आखिर ये पक्षी अपने जुबान में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और किस गंभीर विषय पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।